हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है बुद्धिज़्म। सबसे पहले तो हम यहाँ पर समझेंगे कि जो बुद्धिज़्म है वो कैसे इसका ओरिजिनेशन होता है, ये कैसे जो है वो ग्रो करता है इतना इमेंसली, जो है वो क्या कारण थे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इतना ज़्यादा एलेबोरेटली यहाँ पर राइज किए थे। तो बुद्धिज़्म का ओरिजिन कैसे हुआ, सबसे पहले तो देखेंगे कि बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था। ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म, क्या कारण थे कि बुद्धिज्म का जो है वो ओरिजिन हुआ। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारी सोसाइटी थी वो एक वर्ण सिस्टम में डिवाइडेड थी। जो हमारी सोसाइटी थी जो सोसाइटी थी वो वर्ण सिस्टम में डिवाइडेड थी। जैसे कि अलग अलग 4 तरह के वर्ण हमने देखे थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण जो है उसमें हमारी सोसाइटी को बांधा हुआ था, उसमें डिवाइड किया हुआ था। तो ये हमने देखा था कि यहाँ पर हमने 4 तरह के जो वर्ण थे वो देखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखे थे ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। ये हमने देखे। यहाँ पर जो हमारे क्षत्रियास जो थे, ये जो हमारे वर्ण की जो डिवीजन था, ये जो कैटेगरी थी, क्षत्रियस का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट जाने लगा। किसके अगेंस्ट जाने लगा इनका रिएक्शन जो ब्राह्मण्स थे उनके जो है उनकी जो डोमिनेशन थी, इनकी जो प्रभुता थी, जो इनका एकदम ये डोमिनेंट अपने आप को शो करते थे कि हम ही जो हैं वो हम डोमिनेंट हैं, हम सबसे पहले हैं। तो ये इनकी डोमिनेशन जो थी उसके अगेंस्ट, ब्राह्मण्स के डोमिनेशन के अगेंस्ट क्षत्रिय जो थे वो जाने लगे थे। क्षत्रिय का जो रिएक्शन था, वो ब्राह्मण्स के जो ब्राह्मण्स थे इनके अगेंस्ट होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो थे ये अपनी डोमिनेंसी शो करते थे, ये डोमिनेंट थे। इनके डोमिनेशन के कारण ही इन्होंने जो है वो इनका रिएक्शन इनके अगेंस्ट जाता रहा कि जो क्षत्रिय थे ये सेकंड रैंक पर आते हैं। क्षत्रिय जो थे वो सेकंड रैंक पर आ रहे थे। क्षत्रिय जो थे ये सेकंड रैंक पर थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ब्राह्मण्स ये फर्स्ट रैंक पे हैं, इनका सेकंड है, वैश्यस थर्ड पे हैं और शूद्रस फोर्थ रैंक पे हैं। तो क्षत्रियस का सेकंड रैंक था। और क्षत्रियस का जो फंक्शन हुआ करता था, इनका फंक्शन था, ये क्या काम करते थे, इनका फंक्शन जो था वो एज अ रूलर था। वो रूलर था, ये रूल करते थे या रूलर्स थे ये, और वॉरियर्स थे जो वॉर्स वगैरह में जो है वो पार्टिसिपेट करते थे, वो ये वॉरियर्स थे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक स्ट्रांगली रिएक्शन दिया अपना कि जो हमारा डोमिनेशन है ब्राह्मण्स का, कि हम इसके अगेंस्ट हैं, हमें नहीं मंजूर के जो ब्राह्मण्स हैं कि वो डोमिनेट करें। देखो लड़ाई कौन लड़ रहा था? क्षत्रियस। सारे काम कौन कर रहा था? क्षत्रियस। सबसे ज़्यादा जो जोखिम भरा काम था वो क्षत्रियस ही तो कर रहे थे। ब्राह्मण्स का काम क्या था? ये तो प्रीस्ट थे, इन्हें तो जो गिफ्ट्स वगैरह होते थे वो मिल जाते थे, कोई सेक्रीफाइसेस वगैरह जो ये करवाते थे या हवन वगैरह जो ये करवाते थे, ये तो वही कर रहे थे।
तो ब्राह्मण्स तो जाकर के लड़ नहीं रहे थे। युद्ध अगर हो रहा था दो किंगडम्स के बीच में, अगर युद्ध होगा तो कौन जाएगा? क्षत्रिय ही तो जाएंगे, ब्राह्मण्स थोड़ी ना जा रहे थे। तो ये जो था इनका एक माइंडसेट यहाँ पर बन चुका था कि क्षत्रिय जो हैं ये हम ही सारे काम कर रहे हैं, हम लोग इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इनका प्रोटेक्शन का काम था क्षत्रिय का। तो ये इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम क्षत्रिय कर रहे थे। तो ये कह रहे थे कि हम इन्हें बचाएं, हम इनकी रक्षा रक्षा करें, हम इनको यहाँ पर जो है इनके जो वॉर्स वगैरह हो रहे हैं इनमें पार्टिसिपेट भी हम करें। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिट कौन लेकर जा रहा था? जो डोमिनेशन शो कर रहे थे वो फिर भी ब्राह्मण्स कर रहे थे। इन्हें इस चीज़ से दिक्कत थी, इन्हें दिक्कत सिर्फ इस चीज़ से थी कि जो ब्राह्मण्स थे वो जो है वो अपनी डोमिनेशन शो कर रहे थे, करते कुछ नहीं थे, सिर्फ सेक्रीफाइस करवा दिया, काम खत्म। और क्षत्रिय जो थे वो सारा काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने युद्ध भी लड़ना है, उन्होंने रणनीति भी बनानी है, उन्होंने शासन भी करना है। तो ये सब काम जो थे वो क्षत्रिय कर रहे थे। तो इसी वजह से जो क्षत्रिय ने एक स्ट्रॉन्ग अपना रिएक्शन जो है इनके रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन के ऊपर दिया। ब्राह्मण्स के जो रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन था कि हम लोग तो प्रीस्ट लोग हैं, हम तो डोमिनेटिंग करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, तो इनका ये जो कारण था वो एक तरह से वैलिड भी लग रहा था, वो एक तरह से वैलिड भी लग रहा था। क्षत्रिय जो थे इनका रिएक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग गया। इनका जो रिएक्शन, इन्होंने एकदम से रिएक्शन दिया, रिएक्शन इनका इन्होंने स्ट्रांगली दिया अगेंस्ट अगेंस्ट रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन of Brahmins of Brahmins and various privileges enjoyed by the priest class। और जो भी इनको जो इन्हें गिफ्ट वगैरह मिलते थे उनके खिलाफ भी ये थे कि ये लोग सिर्फ सेक्रीफाइस करवाते और इतने इतने सारे गिफ्ट्स जो है वो दान दक्षिणा इनको दे दी जाती है। लेकिन जो क्षत्रिय थे वो बेचारे क्या करते, उनको कौन दे रहा था? उनको तो कोई भी नहीं दे रहा था। तो ये इन चीज़ों से इनको जो था वो क्षत्रियस को वो प्रॉब्लम थी। और वेरियस जो ये प्रिविलेजेस ले रहे थे और बहुत सारी जो इन्हें प्रिविलेज मिल रही थी, प्रिविलेजेस जो इनको मिल रहा था, जो ये इंजॉय कर रहे थे ब्राह्मण्स, ठीक है, उनसे भी इनको दिक्कत होने लगी। enjoyed बाय द प्रीस्टली क्लास। ये देखो ये प्रीस्टली ही क्लास है, ये एक पंडित जो होते थे वहाँ पर, प्रीस्ट जो होते थे वही ये सारे काम करते थे, सेक्रीफाइस करवाते थे, तो इन्हें इनसे भी दिक्कत होने लगी। फिर जो बुद्धा और महावीरा थे ये एक की लीडर्स हैं, की लीडर्स हैं ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के की लीडर्स कौन हैं? बुद्धा और महावीरा। महावीर और बुद्धा जो थे ये अपने अपने जो सेक्ट थे उनके लीडर्स हैं। बुद्धिज़्म के बुद्धा हैं और जैनिज़्म के महावीर हैं, लॉर्ड महावीर। बुद्धा एंड लॉर्ड महावीर, ये जो हैं ये की लीडर्स हैं, अपने अपने सेक्ट के की लीडर्स हैं ये लोग ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के। ये लोग तो की लीडर्स हैं। तो यहाँ पर इनका जो है इन्होंने स्ट्रांगली जो है वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट गए। ये भी ब्राह्मण्स के अगेंस्ट ही थे क्योंकि ये खुद भी एक क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते थे। बुद्धा और महावीर खुद भी एक क्षत्रिय क्लास से ही बिलोंग करते थे। स्ट्रांगली disputed the authority of the Brahmins. They too belong to
क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण। बुद्धा और महावीर भी जो थे वो एक क्षत्रिय क्लैन, क्षत्रिय क्लास, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। तो बुद्धिस्ट के पाली टेक्स्ट ने रिजेक्ट कर दिया ब्राह्मणिकल क्लेम को, उनकी सुपीरियोरिटी जो थी, इन्होंने जो अपनी डोमिनेंसी शो कर रहे थे। बुद्धिस्ट के एक पाली टेक्स्ट है जिसने रिजेक्ट कर दिया कि जो ये ब्राह्मण्स जो थे ये क्लेम कर रहे थे कि हम ही सुपीरियर हैं, हम ही डोमिनेंट हैं, तो इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और इनका जो रैंक था, ब्राह्मण्स का जो रैंक था, इसे रिवर्स कर दिया, जहाँ पर इन्होंने क्षत्रिय को रैंक 1 पर रखा और जो है ब्राह्मण्स को वो सेकंड रैंक पर रखा। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणिकल क्लेम था इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिस्ट का जो पाली टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट का जो पाली टेक्स्ट है, इसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड द ब्राह्मणिकल claim to superiority। इनकी जो सुपीरियर, जो ये अपने आप को शो कर रहे थे, इनकी जो सुपीरियरिटी थी, इसको इन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया कि हम तुम्हें सुपीरियर नहीं मानते, हम तुम्हें डोमिनेंट नहीं मानते। तो इन्होंने जो ब्राह्मण्स की जो ये जो क्लेम करते थे कि हम ही सबसे डोमिनेंट हैं, हम सब कुछ हम ही करते हैं, तो हमसे ही शुरुआत होनी चाहिए, हमें रैंक 1 मानना चाहिए, हमें सुपीरियर मानना चाहिए, इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, सुपीरियरिटी। और इन्होंने रिवर्स कर दिया, रिवर्सेस द ब्राह्मणिकल ऑर्डर ऑफ रैंक, प्लेसिंग क्षत्रियास, हायर देन ब्राह्मण्स। तो यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो था, रैंकिंग का जो ऑर्डर था, इन्होंने इसे उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। इन्होंने क्षत्रियास को हायर रैंक पर रखा, ब्राह्मण्स को इन्होंने सेकंड रैंक पर रखा। तो ये जो था एक यहाँ पर हमने देखा कि बुद्धिस्ट जो पाली टेक्स्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हमारे जो ब्राह्मण्स का जो क्लेम था कि मैं ही सुपीरियर हूँ, हम ही सुपीरियर हैं, हम ही डोमिनेंट हैं। हाँ, इन्होंने इनकी डोमिनेशन को ख़त्म कर दिया, उसको क्लेम करने से मना कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर को ही रिवर्स कर दिया। इन्होंने उस चीज़ को रिवर्स करके जो क्षत्रियस थे उनको हायर जो है लेवल पर रखा, उन्हें हायर रैंक पर रखा, सबसे ऊपर क्षत्रियस को रखा, क्योंकि ये जो थे ये सबसे जो थे वो ज़्यादा कठिन काम कर रहे थे। वॉर्स जो थे वो इनके द्वारा ही लड़ी जा रही थी। ये लोग वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे, ना कि ब्राह्मण्स करते थे जाके। तो वो तो नहीं जा रहे थे, ब्राह्मण्स तो अपना काम जो था वो जो हवन वगैरह हो रहे थे उनमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, या कोई भी सैक्रिफिशियल काम कर रहे थे। तो या अगर किसी ने कुछ दान दक्षिणा देना हुआ तो फिर वो दान दक्षिणा भी दिया करते थे। जैसे हमने लास्टली में पढ़ा कि इनको लैंड्स भी ग्रांट जो की जाती थी इनके खुद के पर्पस के लिए, इन्हें दास और दासीज भी दिए जाते थे, इन्हें गिफ्ट्स दिए जाते थे अच्छे अच्छे। तो ये सब चीज़ों को इन्होंने क्षत्रियास को प्रॉब्लम हुई इनसे कि भी सारे काम हम कर रहे हैं और लड्डू तुम खा रहे हो। तो ये सब चीज़ों से इन्हें दिक्कत थी कि काम करे हम और लड्डू खाओ तुम। तो ये जो था इनको दिक्कत हो रही थी। तो क्षत्रियस ने क्या किया, इन यहाँ पर अब इनके खिलाफ, डोमिनेशन के खिलाफ इन्होंने एक अपना रिएक्शन क्रिएट किया यहाँ पर। फिर जिससे क्या हुआ कि जो बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट हैं उन्होंने भी इनकी डोमिनेंसी को रिजेक्ट कर दिया और ब्राह्मणिकल ऑर्डर को रिवर्स कर दिया कि क्षत्रिय हायर होंगे और ब्राह्मण सेकंड रैंक पर होंगे। तो पहला कारण हमने देखा
के जो ओरिजिन हुआ उसमें क्या क्या कारण रहे, तो हमने ये जो कारण थे वो हमने देखे। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड रीज़न के ऊपर कि दूसरा कारण क्या हो सकता है। दूसरे में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है राइज हुआ नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का, जिसमें डिमांड की हमने एनिमल हस्बेंड्री की। देखो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की भी डिमांड हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, 6th सेंचुरी की बात है। ये 6th सेंचुरी BCE की बात हो रही है। 6th सेंचुरी BCE की बात हो रही है। यहाँ पर जो है वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी जहाँ पर शिफ्ट कर दी गई थी, यहाँ पर जो है एक सेंटर माना गया था, एक केंद्र माना गया था हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को, कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के एरियाज़ में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी shifted from Haryana and वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सारी जो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही थी वो इस सेंटर एरिया में हो रही थी, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के। फिर क्या हुआ, ये यहाँ से शिफ्ट करके हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से इन्होंने शिफ्ट किया। ये कहाँ पर चले गए, ये इन्होंने शिफ्ट किया ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के एरिया में ये लोग शिफ्ट कर गए। यहाँ पर जब इन्होंने शिफ्ट किया इन जगहों पर ईस्टर्न यूपी और बिहार में, इनको यहाँ पर जो है वो लैंड जो थी वो बहुत ही फर्टाइल मिली। ईस्टर्न यूपी और बिहार का जो एरिया था, यहाँ पर जो एरिया था, ये एरिया जो था यहाँ पर अबंडेंस ऑफ रेनफॉल था। अबंडेंस ऑफ रेनफॉल मतलब यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर बारिशें जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और बारिश का ज़्यादा होना मतलब लैंड का ज़्यादा फर्टाइल होना। जितनी ज़्यादा बारिशें आएंगी उतनी ज़्यादा लैंड जो है वो वहाँ पर फर्टाइल होगी। और यहाँ पर जो थी वो मोर फर्टाइल लैंड इन्हें यहाँ पर मिली। मोर फर्टाइल लैंड इन्हें यहाँ पर मिली। यहाँ पर इन्हें मोर फर्टाइल लैंड मिली, जैसे कि यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आयरन के जो टूल्स थे उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ के जो लोग जब यहाँ पर शिफ्ट किए ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के एरिया में, जब लोगों ने शिफ्ट किया तो यहाँ पर जो लोग थे, पीपल्स started using more and more आयरन टूल्स। तो यहाँ पर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा आयरन टूल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। प्लस वो प्लोशेयर का भी यूज़ कर रहे थे। प्लोशेयर का भी ये लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि जो घने जंगल हैं उन्हें काट सकें। प्लोशेयर का यूज़ कर रहे थे टू क्लियर थिक फॉरेस्ट, ताकि वो जो घने जंगल हैं, घने जंगलों को वो काट कर एक फर्टाइल, एक कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर सके, ताकि उसे एक जो है वो कल्टीवेबल लैंड और फर्टाइल लैंड में उसे जो है वो कन्वर्ट कर सके। वहाँ पर वो खेती जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वो वहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर जो है वो ग्रो कर पाएँ। तो इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने आयरन टूल्स का और प्लोशेयर का यूज़ किया। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी वो आयरन प्लोशेयर के ऊपर ही बेस्ड थी।
आयरन प्लोशेयर के ऊपर बेस्ड होने के कारण इन्हें जो है वो बुलक्स की भी ज़रूरत पड़ती थी। जो यहाँ पर एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी, एग्रीकल्चरल इकॉनमी जो थी वो जो है यूज़ कर रहे थे, ये बेस्ड ऑन आयरन प्लोशेयर। आयरन प्लोशेयर पर ये बेस्ड थी, जिसमें रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ बुलक्स। बैलगाड़ियों का यहाँ पर इस्तेमाल जो करना था वो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री भी फ्लरिश की। अगर यहाँ पर बुलक्स की रिक्वायरमेंट थी तो फिर यहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री थी वो भी फ्लरिश कर गई। फ्लरिश्ड विद एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पर फ्लरिश करने लगी। लेकिन हम लोग वैदिक काल से देखते आ रहे हैं, हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, हमने ये देखा कि जो वहाँ पर वैदिक काल से ही हम लोग जो थे एनिमल सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर रहे थे। वैदिक एरा में हमने क्या देखा, वैदिक एरा में जो लोग थे, लेकिन अगर हम वैदिक एरा की बात करें, वैदिक एरा में हम लोग एनिमल सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते आ रहे हैं, वैदिक काल से करते आ रहे हैं ये सब चीज़ें। एनिमल सेक्रीफाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी, बाय मिस्टेक। एनिमल सेक्रीफाइस जो है हम उसे परफॉर्म करते आ रहे हैं फ्रॉम द एरा ऑफ वैदिक एज। हम लोग वैदिक एज से ही जो एनिमल सेक्रीफाइसेस हैं, जो एनिमल्स को हम लोग जो है अश्वमेधा जो परफॉर्म किया करते थे, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग वैदिक एरा से ही करते आ रहे थे। तो इन सब चीज़ों को बंद करना होगा ताकि हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हम उसको ग्रो कर सकें। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो इसीलिए फ्लरिश करेगी जब एनिमल्स जो होंगे हमारे पास एबंडेंस में होंगे। बुलक्स जो है, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल भी तभी हो पाएगा जब हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो सरप्लस अमाउंट में होंगे। समझ रहे हो यहाँ पे ना कि ये जो वैदिक एरा से हम लोग एनिमल सेक्रीफाइस तो कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें एनिमल्स की अबंडेंस, उनका सरप्लस अमाउंट चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो बुलक्स हैं उनका यूज़ कर पाएँ, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज़ कर पाए। बैलगाड़ियाँ को ज़्यादा इस्तेमाल तभी होगा जब ज़्यादा जो है वो एनिमल्स होंगे जो उन्हें खींच पाएँ, या हमारे एनिमल हस्बेंड्री तभी फ्लरिश करेगी जब हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करेंगे और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनिमल्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि ये जो एनिमल सेक्रीफाइस है, एनिमल सेक्रीफाइस को यहाँ पर हमें बंद कर देना होगा, इसे स्टॉप करना होगा ताकि हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो ग्रो कर पाए और हमारी एनिमल हस्बेंड्री भी ग्रो कर पाए। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों को रोकना होगा ताकि एनिमल सेक्रीफाइस ना परफॉर्म हो। तो इसके लिए जो यहाँ के लोग थे, इन लोगों ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अपनाना इसीलिए स्टार्ट किया, इनका ओरिजिन इसीलिए हुआ क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसे प्रमोट करते हैं, नॉन वायलेंस को। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही नॉन वायलेंस के प्रमोटर्स हैं। इन्होंने नॉन वायलेंस और पीस लविंग जो है और सोशल इक्वालिटी को हमेशा ही प्रमोट किया है, जिसकी वजह से जो है लोगों में ये एक चीज़ डेवलप की कि हमें एनिमल्स का सेक्रीफाइस करना बंद करना होगा। इसी वजह से लोग जो थे वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की ओर जाने लगे थे। यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अगर देखें तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म प्लस जैनिज़्म ये दोनों ही प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स ऑफ
नॉन वायलेंस के प्रमोटर्स हैं, जिसकी वजह से जो है इन्होंने अपोज किया, अपोज द एनिमल सेक्रीफाइस और सेक्रीफिशियल परफॉर्मेंस। इन्होंने सेक्रीफिशियल, ये जो परफॉर्मेंस थी, इसको यहाँ पर जो है इसका खंडन किया, इसका अपोज करना इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स देखे थे। अब हम जो है हमारे थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट जो है इसमें है कि जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है, इन्होंने पैट्रोनाइज्ड बाय, ये जो पैट्रोनाइज किया, ये लोग वैश्यास जो थे उनको भी अट्रैक्ट कर रहे थे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने वैश्यास और मर्केंटाइल ग्रुप्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि बुद्धिज़्म जो है और ये जो वैश्यास और मर्केंटाइल ग्रुप्स जो थे, ये लोग भी एक सोशल स्टेटस चाहते थे, एक बेटर सोशल स्टेटस चाहते थे। ये लोग बेटर सोशल स्टेटस चाहते थे और ये चाहते थे कि पूरी जगह पर, हर जगहों पर जो है वो शांति हो, लोग एक दूसरे के साथ प्यार से और मिलजुल कर रहें। तो ये सब चीज़ें ये लोग चाहते थे। जैसे कि हमने देखा जो 6th सेंचुरी थी, 6th सेंचुरी BCE था जो हमारा, 6th सेंचुरी BCE जो था हमारा, हमने इसे सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन देखा। इसे हमने सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन कहा। ये हमने इसे अर्बनाइजेशन कहा। और यहाँ पर क्या हुआ, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ट्रेड है वो डेवलप कर रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर ट्रेड जो है वो बहुत फ्लरिशली, बहुत जो है वो इतना अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा था ट्रेड का। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड था, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यहाँ पर था। इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो डिस्कवरी हुई। जैसे जैसे ट्रेड ने यहाँ पर खुद की डेवलपमेंट की, ट्रेड अच्छा जाता गया, तो यहाँ पर हमने देखा कि भी जो डिस्कवरी हुई थाउजेंड्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर के पंच मार्क्ड कॉइन्स की। हमने लास्टली लेक्चर्स में पढ़ा था ना कि हमने पंच मार्क्ड कॉइन्स को यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर डिस्कवरी हो चुकी थी, डिस्कवरी ऑफ सिल्वर प्लस कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स की, पंच मार्क्ड कॉइन्स की। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स का यहाँ पर जो है वो डिस्कवरी हो चुकी थी। यहाँ के जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इसने वैश्यास और मर्चेंट ग्रुप्स को, ये जो थे, इनको एक सोशल पोजीशन, यहाँ पर अच्छी सोशल पोजीशन जो थी वो यहाँ पर इन्हें प्रोवाइड की। जो यहाँ का इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, जब यहाँ पर एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने क्या किया, यहाँ पर राइज किया, राइज वैश्यास, एंड अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स जो चाहते थे, वांटेड बेटर सोशल स्टेटस, जो चाहते थे एक बेटर सोशल स्टेटस। इस चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर राइज किया। तो यहाँ पर इनके राइज का जो है, उसकी वजह से यहाँ पर राइज कैसे किया, इनका जो पोजीशन है वो ऐसे अच्छे तरीके से राइज कैसे की। यहाँ पर जो हमने देखा कि भी दो जो किंगडम्स हुआ करते थे, 6th सेंचुरी में हमने देखा कि 2 राज्य जो हुआ करते थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। 2 किंगडम्स का एक दूसरे से जो है वो वॉर चल रहा था। यहाँ पर देयर वर वॉर्स, यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी, वॉर्स थे यहाँ पर। किनके बीच में? बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स, अलग अलग किंगडम्स के बीच में खुद जो है वो लड़ाइयाँ चल रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भी जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म खुद तो ये प्रमोट करते थे नॉन वायलेंस को,
नॉन वायलेंस के ये प्रमोटर्स थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स ऑफ नॉन वायलेंस, के भी नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग लड़ाइयों के जो कर रहे थे उनके खिलाफ थे, नॉन वायलेंस के ये प्रमोटर्स थे, जिसने इन्हें जो है वो एक ट्रेड को और कॉमर्स को यहाँ पर इंक्रीज किया कि सब लोग अगर प्यार से रहेंगे, अगर दो किंगडम्स के बीच में पीस, शांति, या यहाँ पर एक दूसरे से मिलजुल कर वो लोग रहेंगे, तो फिर वहाँ पर लड़ाई ही नहीं होगी, वहाँ का ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। जब ट्रेडिंग अच्छा होगा तो वहाँ के जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको इंक्रीज होगा, और इकोनॉमिक वैल्यू तो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जो वेश्याज और मर्केंटाइल ग्रुप्स हुआ करते थे उनको भी जो है वो भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर दो जो किंगडम्स होंगे, दो किंगडम्स जब होंगे और वो लोग एक दूसरे के साथ शांति और जो है प्रॉस्पेरिटी के साथ रहेंगे, मिलजुल कर हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से कोई भी ये जो है लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से जो ट्रेड होगा, ट्रेड और कॉमर्स जो हमारा होगा, ये एक दूसरे से एक इंक्रीज करेगा, एक दूसरे से ये लोग चीज़ें खरीदेंगे, एक्सपोर्ट की जाएंगी, इंपोर्ट की जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड राइज करेगा। ट्रेड राइज करने से क्या होगा, यहाँ पर बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा किसे, इकोनॉमिक वैल्यू को, हमारे जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस होगा इनको यहाँ पर जो है वो बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक क्लास को बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होगी एक किंगडम की उसे प्रॉफिट होगा। साथ के साथ जो मर्चेंट ग्रुप होगा हमारा, मर्केंटाइल ग्रुप होगा, मर्केंटाइल ग्रुप को बेनिफिट होगा, इन्हें प्रॉफिट होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की और जो हमारे वैश्यज और जो मर्केंटाइल ग्रुप के लोग थे, वो इन दोनों सेक्ट को इसीलिए ही फॉलो करते थे। अभी ये दोनों इसीलिए ही जो थे इनका राइज ज़्यादा देखने को मिला, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज इसीलिए हमें देखने को मिला क्योंकि एक तो इनके जो डॉक्ट्राइन्स थी, नॉन वायलेंस का फॉलोअप करना, एक दूसरे के साथ जो है सोशल इक्वालिटी के साथ रहना, और एक दूसरे के साथ पीस लविंग तरीके से रहना, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लोग थे वो इनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, और वो लोग चाहते थे कि एक जो है वो सोसाइटी जो है वो इसी तरह से फॉर्म होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के कारण भी जो है वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज होता जा रहा था। और यहाँ के जो लोग थे वो रेडी थे, एकदम तैयार थे कि हम लोग एक सिंपल एस्थेटिक और पीस सेंटर्ड जो हमारी लाइफ है हम उसे ही जिएंगे। यहाँ पर जैसे जैसे हमने इम्प्रूवमेंट देखा, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सरप्लस होता जाएगा यहाँ पे एग्रीकल्चर में, साथ के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा ऑफ ट्रेड, मनी, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, प्लस यहाँ पर अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे होता जाएगा और यहाँ पर जो है वो चीज़ें बदलती जाएंगी, यहाँ पर जो है वो चीज़ें वो है वो चेंज होती जाएंगी, यहाँ से जो चीज़ें थी वो चेंज होती जाएंगी। चेंजेस, ट्रेडिशनल इक्वालिटी, यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हमारी इक्वालिटी थी उसमें चेंज होता जाएगा, और साथ के साथ यहाँ पर जो भाईचारक चीज़ें थी वो चेंज होती जाएंगी। ब्रदरहुड, और इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो एक इनइक्वालिटी भी बनती जाएगी, यहाँ पर जो है वो इनइक्वालिटी बनती जाएगी। अभी आप लोग कहोगे कि यहाँ पर इनइक्वालिटी कैसे आई,
देखो एग्रीकल्चर जो है वो किसी का ज़्यादा, ऐसा तो नहीं है अभी हर किसी का ही इंक्रीज हो रहा होगा। हो सकता है किसी को जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो सकता है किसी को कम प्रॉफिट मिला हो, उसको इतना अच्छा जो है उसकी क्रॉप ना प्रोड्यूस हुई हो। यहाँ पर रिच और पुअर का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर जो क्लास वाइज डिफरेंस था वो तो होगा ही होगा। यहाँ पर अर्बनाइजेशन और रूरल जो डेवलपमेंट होगी उसका होगा कि भी हम तो रूरल, आप लोग तो रूरल में रहते हो और हम लोग अर्बन सेंटर्स में रहते हैं। आप तो गांव से आए हो, हम लोग शहर से आए हैं। तो इन सब चीज़ों का भी डिफरेंस है। ये चीज़ें आज भी आपको देखने को मिलेंगी। ये मेंटालिटी हमारी आज भी है, ये वैसे की वैसे ही रहेगी। हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में ये सब चीज़ें आज भी वैसे की वैसे ही पड़ी हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो फिर हम लोग उसे कहते हैं कि ये तो पैसे वाला इंसान हो गया, ठीक है। और कोई गरीब है तो उसमें डिफरेंस हो गया, रिच और पुअर में डिफरेंस हो गया, उन दोनों की क्लास में डिफरेंस आएगा कि ये हायर क्लास का है, ये तो लोअर क्लास का है, ठीक है। और ये शहर से है, ये गांव से है। इन चीज़ों की बारे में इनइक्वालिटी आएगी। ये इनइक्वालिटी आई हमारे सोशल, जो हमारी जो सोशल लाइफ थी उसमें ये इनइक्वालिटी आई। सोशल लाइफ में इनइक्वालिटी आई, सोशल लाइफ में इनइक्वालिटी आई, जिसकी वजह से क्या होंगे, यहाँ पर बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। आज भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। कई लोग कहते हैं कि शहर की जो ज़िंदगी है, जो शहरों का जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कई पुराने ख्यालों के जो लोग हैं वो आज भी ये कहते हैं कि जो गांव का सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है। ये सब चीज़ें आप अपने दादा दादी से भी पूछ सकते हो। वो लोग जो कहते होंगे वो कहते होंगे कि हमारा जो घर था वही, जो गांव का जो माहौल था वो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। या जो आप लोगों की जनरेशन है वो कहती है कि जो शहर का सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा है, खुद की लाइफ खुद की है, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पर। लेकिन गांव में ये सब चीज़ें नहीं है, वहाँ पर इंटरफेरेंस रहता है। तो ये सब चीज़ों में हमारे आज भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर जो लोग थे ये इन सब चीज़ों से राहत चाहते थे। लोग जो थे वो लेकिन इन सब चीज़ों से राहत चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर जो हमारी ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, आज भी हम लोग यही चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए, हमें तो राहत चाहिए भी, हमें ये सब चीज़ें नहीं सुनना चाहते। बहुत टाइम पहले हमने इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर दिया। आज की हमारी जनरेशन जो है वो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहती है। तो प्रोडक्टिव के लिए हमें ये सब चीज़ों को छोड़ना होगा, हमारे काम के ऊपर फोकस करना होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर भी लोग जो थे वो एकदम चाहते थे कि हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए, ताकि हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, हम सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे दूर चले जाएं, ये हमारी ख़त्म हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को अपनाना शुरू कर दिया था। यहाँ के जो लोग थे ये भी चाहते थे, wanted to reprieve from social social problems and hence adopted Jainism and Buddhism. Jainism and बुद्धिज़्म। जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म थे ये जो थे इनका कॉन्सेप्ट ही था कि यहाँ पर लोग शांति से और सोशल इक्वालिटी, हर कोई एक समान है, इस नीति के साथ ये लोग जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को रखते थे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का कॉन्सेप्ट ही है ये। बुद्धिज़्म एंड Jainism preached the concept of peace and social equality ये लोग जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करते थे। तो इसी वजह से जो लोग थे वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की ओर ज़्यादा जाने लगे। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है ये इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट कैसे होते जा रहे थे, इनका इतना ज़्यादा जो है वो लोगों में क्रेज़ क्यों हो रहा था, वो इतना ज़्यादा जो है वो फैल क्यों रहे थे। तो हमने ये सब चीज़ों को देखा।
तो अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट को, जो है अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो हमारा डिवाइडेड है कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल पार्ट्स में। देखो ये ज़्यादा थोड़ा सा ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो फिर आज हम इतना ही देखेंगे कि अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या होता है। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ये हमारा डिवाइडेड है, एक तो कैनोनिकल टेक्स्ट में, कैनोनिकल टेक्स्ट में, और दूसरा जो है वो डिवाइडेड है हमारा नॉन कैनोनिकल, कैनोनिकल टेक्स्ट में, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इन दोनों में डिफरेंस है कि कैनोनिकल टेक्स्ट जो है ये डायरेक्टली लिंक करते हैं गौतम बुद्धा की, जो है वो गौतम बुद्धा से डायरेक्टली लिंक करते हैं। ये जो टेक्स्ट हैं, these texts are directly linked to गौतम बुद्धा। ये गौतम बुद्धा से डायरेक्टली लिंक करते हैं। और यहाँ पर जो बुक्स हैं, यहाँ पर जो बुक्स हैं और बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स के बारे में हैं। यहाँ की जो बुक्स हैं, बुक्स विच ले डाउन द बेसिक टेनेट्स, यहाँ पर जो है बुद्धिज़्म के बारे में, यहाँ पर बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स के बारे में ये चीज़ें हमें बताती हैं। तो ये बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स के रिलेटेड हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म। और यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर एक हमारे पास है त्रिपिटकास। त्रिपिटकास जो हैं हम इन्हें आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट को। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट जो हैं, दीज आर नॉट सेइंग्स ऑफ बुद्धा। ये जो है बुद्धा ने क्या कहा ये उनके बारे में नहीं है। दीज टेक्स्ट आर not sayings of बुद्धा, बट ये क्या है, ये कमेंटरीज हैं, कमेंटरीज हैं एंड ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं on canonical text, canonical टेक्स्ट के ऊपर ये एक ऑब्जर्वेशंस हैं और यहाँ पर ये इनकी कमेंटरीज हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा हमारे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में। अब हम हमारे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हैं हम उन्हें एक बार देख लेते हैं। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के जो नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है ये। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं हमारे पास मिलिंदा पानो। ये जो है ये हमारा इम्पॉर्टेंट कैनोनिकल टेक्स्ट है। यहाँ पर हम जो है ये एक पाली टेक्स्ट है, इसके बारे में जो है एक ये प्रीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू भी आया हुआ है। 2023 में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। आई थिंक आप एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद ये पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू तो मुझे याद है, एक बार मैंने इसका ईयर मुझे याद नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि हो सकता है ये 2023 या 2022 का ये क्वेश्चन है। तो उसमें ये पूछा गया था, यूपीएससी के प्रीलिम्स में इसके बारे में पूछा गया था। ये एक रिटन पाली टेक्स्ट है, ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है और इसमें डायलॉग्स हैं, बहुत सारे फिलोसफिकल इश्यूज के ऊपर यहाँ पर डायलॉग्स हैं
जो एक इंडो ग्रीक किंग थे, मिलिंदा या मिनेंडर जिन्हें कहा जाता है। ये डायलॉग है, ये एक डायलॉग है ऑन वेरियस फिलोसफिकल इश्यूज के ऊपर बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिलिंदा या मिनेंडर के बीच में, एंड मॉन्क जो नाग सेना थे, एंड जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, नाग सेना के बीच में ये एक डायलॉग है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक पाली टेक्स्ट है जहाँ पर वेरियस फिलोसफिकल इश्यूज के ऊपर डायलॉग जो है वो यहाँ पर की गई है बिटवीन इंडो ग्रीक किंग और मॉन्क नाग सेना के बीच में। तो यहाँ पर हम और भी देखेंगे, जैसे कि दीपवंशा, महावंशा, ये भी पाली लैंग्वेज में रिटन 2 बुक्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दीपवंशा एंड महावंशा। और यहाँ पर है महावस्तु, एक है यहाँ पर महावस्तु। ये मैंने 2-3 ही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, और भी कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता सकती हूँ कि भी वो नेक्स्ट कौन से हैं, उसमें हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, क्योंकि आगे चल के ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगने लगेगा, लेकिन हम इसे एक अच्छे और इजी तरीके से, ये बुद्धिज़्म वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग टू मी। थैंक यू सो मच।